हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ लिए थे और यूनिट डायमेंशन में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कई सारी चीज देख लिए थे, यूनिट देख लिए थे, डायमेंशन देख लिए थे, फिजिकल क्वांटिटीज कई सारे हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह भी देख चुके थे। ठीक है, नंबर्स को साइंटिफिक टर्म में अगर किसी नंबर को डिनोट करना है तो कैसे लिखना था वो भी हम आपको सिखा चुके थे। ठीक है, जैसे किसी नंबर को सपोज x तो 5.231 जैसे इसको लिखना होता है प्लस माइनस एरर के साथ में। मैंने आपको बताया क्या है, मान लीजिए 5% है, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 8 कुछ भी फॉर एग्जांपल के केस में तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर ली, मल्टीप्लायर की बात कर ली, अब हम एरर की बात करते हैं। ठीक है ना, यहां से हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी नंबर को फिजिक्स में वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस भी करा था एरर को छोड़ के। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स से अगर आंसर डिमांड करें तो भी हम कर सकते हैं फिजिक्स में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, सो हम लोग एरर की बात करते हैं। ठीक है, एरर की बात करते हैं। एरर दोस्तों क्या है एरर? एरर देखिए, इट इज द deviation in numerical value from true value। जो ट्रू वैल्यू होता है ना उससे जो डेविएशंस होते हैं उसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा जानते हैं कि लोग खड़े हैं तो हमारा हाइट कुछ और है, सोए हैं तो हमारा हाइट कुछ और है। ठीक है, तो हमारा हाइट एक्चुअल कौन है? तो दोनों में से कोई नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा हाइट है 5.4, ठीक है, ये है खड़े स्टैंडर्ड इस कंडीशन में, और 5.6 सोए हुए स्लीप मोड में, इतना है। अब बोले कि कौन सही हाइट है, कौन बताएगा सही हाइट है? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका हाइट जो है वो 5.5 प्लस माइनस 0.1, ये है असली रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू, इसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू, और इसको बोलेंगे एरर, इसको बोलेंगे एरर। आई बात समझ में? ये होगा आपका ट्रू वैल्यू, ये होगा आपका एरर। ठीक है, तो कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, और ये पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कई बार जो है जैसे इस एरर से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, और ये हर जगह आएगा। जैसे मैं बताऊं, जैसे आपका स्टील का रूलर है, ठीक, आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक लाइन को मेजर किया जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 5 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि आप थर्मल एक्सपेंशन पढ़े होंगे आप लोग, तो पेपर वो लाइन भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा और स्केल भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, तो अब दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्वाभाविक बात है, नेचुरल फिनोमेना, आप इसको नहीं हटा सकते। ठीक है ना, कंप्लीटली एररलेस इज अ मिथ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एरर तो होना ही होना तय है। ठीक है, इसलिए एरर का पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कई जगह पे एरर बहुत क्रूशियल हो जाता है। जैसे मैं आपसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए हीरो होंडा की बाइक जो है वो लगभग 50,000 में आ जाती है, और हार्ली डेविडसन जिसका सिर्फ इंजन जो है वो 4 लाख 5 लाख का होता है। अब कहने का मतलब ये भी तो गाड़ी है, वो भी तो गाड़ी है, दोनों में फर्क क्या है जो इतना महंगा है? उसका नाम है इसलिए महंगा है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके मशीनिंग में और उसके मशीनिंग में बहुत फर्क हुआ है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। हीरो होंडा स्प्लेंडर का मशीनिंग बहुत ही आसान तरीके से हो गया है, उसके मशीनिंग में कोई खर्च नहीं हुआ है, लेकिन उसके मशीनिंग में बहुत सारा खर्च हुआ है। क्यों मशीनिंग करें हम? एरर घटाने के लिए।
मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक लाइन चाहिए 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर खुद लास्ट टर्म है और खुद ही इनसिग्निफिकेंट है, 4.9 भी हो सकता है, 5.1 भी हो सकता है, जैसा कि उसने निकले क्लियर पड़े। हम आपको ये बोले कि 5.001 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए, एकदम एक्यूरेट एकदम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों को लाना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, वैसा टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा और ऐसे कंडीशंस बनाने पड़ेंगे, मशीनिंग टेक्नोलॉजी बदलना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको ये एक्यूरेसी मिलेगा। तो यहां से यहां जाने में दोस्तों बहुत खर्च होता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, एक मशीनिंग है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ईबीएम बोलते हैं इसको, आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे तो पढ़ोगे ये सब, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग बहुत महंगा होता है वो, और उस पर काम करना भी महंगा होता है, लेकिन वो एकदम बारीकी से काट सकता है, एकदम बारीकी से काट सकता है, इलेक्ट्रॉन के मतलब डायमेंशन तक वो काट सकता है, एकदम बहुत ही प्रिसाइज है, लेकिन उसमें भी एरर होता है। हम ऐसा करें कि ईबीएम यूज करें तो 5.0001 सेंटीमीटर तक दे देगा, लेकिन एरर उसमें भी होगा लास्ट वाले में, लेकिन यहां तक आप श्योर हो जाओगे। लेकिन अब अंतर क्या है इसमें और इसमें, अंतर क्या है, ये तो लेथ मशीन से ही काट लेंगे जो मार्केट में लेथ मशीन मिलता है, लेकिन ये काटे हम ईबीएम से, यहां से यहां पहुंचने में तो बहुत खर्च हुआ, बहुत खर्च हुआ, और वही खर्च रिफ्लेक्ट होता है आपका बाइक के कॉस्ट में। वो हार्ली डेविडसन का इंजन बड़े ही बारीकी से बनाया गया है, ठीक है। तो सर बारीकी से लेके क्या फायदा है, वो क्या करें उसका लेकर? तो दोस्तों इससे फर्क पड़ता है, जितना बारीक आपका मेजरमेंट होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपको पता है हार्ली डेविडसन का जो इंजन होता है उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, उसका माइलेज बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर, उससे बहुत जबरदस्त है। क्यों आया? क्योंकि हमने सारे एरर्स को काट दिया। अब भी एरर है उसमें, लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो वो 50,000 से 5 लाख तक गया है, तो ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसकी वजह से हुआ है? एरर की वजह से हुआ है, इसलिए एरर पढ़ना जरूरी है। उसी तरह मारुति 800 और मर्सिडीज में कितना फर्क है? क्यों फर्क है? उसको मशीनिंग क्राइटेरिया से, तो जिस तरीके से मशीन किया गया हुआ है, जिस चीज से मशीन किया गया हुआ है, जो जो मशीन उसमें लगे हैं, उस पर काम किया गया है, उसकी वजह से वो महंगा हो गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्सिडीज नाम है इसलिए महंगा है। आई बात समझ में? तो हम लोग कुछ नहीं करते दोस्तों, एरर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसलिए एरर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो एरर कुछ नहीं है, इट इज अ डेविएशन। जो डेविएशन होता है न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर को मेजर करना है, बट अब 5 सेंटीमीटर तक नहीं मेजर कर पाए। 5.1 मेजर कर लिए, 4.9 मेजर कर लिए, हम नहीं मेजर कर पा रहे 5 सेंटीमीटर। जैसे हम आपको स्केल दिए, ठीक, ये स्केल, स्केल 0 1 2 3 4, ठीक है। हम एक ना लेंथ मेजर किए 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक। आप लोग कंफर्म बता सकते हो कि 2 सेंटीमीटर का होगा? आप सोचिए, आप स्केल से एक लाइन खींचिए और हम आपसे पूछे 100% बताना कि वो 2 सेंटीमीटर है कि नहीं, आप नहीं बता सकते। हो सकता है उसमें से एक पॉइंट आगे बढ़ गया हो सकता है उसमें एक पॉइंट पीछे रह गया हो सकता है वो स्केल ही सही ना हो इस टेम्परेचर पे। बात ही समझ में? तो ये कंफर्म नहीं बता सकते हो, लेकिन हम आपसे पूछे क्या ये 1.9 है? हो सकता है, आप कंफर्म बता सकते हो कि 1.9 है? बिल्कुल, 1.9 से तो ज्यादा ही है। क्या आप बता सकते हो कि 2.1 होगा?
सकते हैं अपने नॉलेज से? बताइए, कह सकते हैं नहीं कह सकते? हाँ ये तो सब कह सकते हैं। तो इसको लिखने कैसे? 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये इसको लिखने का सही तरीका है। आई बात समझ में? ये इसको लिखने का सही तरीका है। हाँ क्या ये सही है? हाँ सर ये सही है। 2 सेंटीमीटर है लेकिन उसमें प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर का अंतर मैक्सिमम मैक्सिमम 0.1 का आ सकता है। आपने 2 कर दिया, आप आपसे पूछे कि 1 माइनस से ज्यादा है क्या? 100%। हाँ 2.1 से कम है क्या? 100%। इन दोनों के बीच में है सर कहीं ना कहीं। तो लिखने का तरीका उसको ऐसे है। आई बात समझ में? अब हमको इसका एनालिसिस करना है। इसी को बोलते हैं एरर। एरर कितने का आया इसमें? 0.1 का एरर आया इसमें। आई बात समझ में? अच्छा चलिए, तो हम लोग को किस बारे में पढ़ना है? एरर के बारे में पढ़ना है। पढ़ते हैं। एक बात तो तय हो गया, कुछ भी चीज परफेक्टली ट्रू नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ एरर उसमें आएगा ही आएगा। और कई बार एरर को पढ़ना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल नोट पे बात करें तो क्लास 11 में उनका एरर के साथ आपका आंसर्स का डिमांड नहीं होता है, ठीक है ना। बट अगर सवाल एरर से ही हो, अगर किसी कंपटीशन में जेईई में नीट में अगर आपको सिर्फ एरर से ही मतलब पर्टिकुलरली एरर से ही सवाल पूछ दिया तो आपको एरर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। एरर ये हो गया, अब आगे लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। तो देखिए, अच्छा हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कोई चीज जब मेजरमेंट करते हैं तो एरर उसी मेजरमेंट में पढ़ना होता है, ठीक है ना। हम लोग का जो मेन टॉपिक होगा दैट इज एरर इन मेजरमेंट आता है, लिखा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो जो मेजरमेंट से लेंथ वेलोसिटी वगैरह जो सब हम लोग मेजर करते हैं उसमें कितना एरर आता है बेसिकली लोग वही पढ़ना होता है बेसिकली। टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर क्या हो गए? तो देखिए ये है एरर, इसके दो टाइप हैं, एक होगा सिस्टमैटिक एरर और एक होगा आपको रैंडम एरर, ठीक है। ये एक ऐसा एरर है जिसका कॉज हमको नहीं पता है, वो कैसे हो रहा है हमको ये नहीं पता है, ठीक है। खैर धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या है, कॉज पता होता है हमको, कॉज नो। एक एक करके सब देखेंगे, परेशान ना हो बिल्कुल भी। सिस्टमैटिक एरर भी और होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एरर है, ठीक है ना। फिर आएगा आपका इन्वायरमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर इन्वायरमेंट में चेंजेस की वजह से। तीसरा ऑब्जर्वेशनल एरर, हमने जो ऑब्जर्व करा है वही गलत है, ऑब्जर्वेशनल एरर। चौथा है थ्योरेटिकल एरर, थ्योरेटिकल एरर, ठीक। अब इसमें जो आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एरर में जीरो एरर, ठीक है। होता है जीरो एरर क्या होता है, समझ में आ जाएगा जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। ठीक, ठीक है। जीरो एरर और
मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जैसे यूज करना है वैसे हम नहीं कर रहे हैं, अपना अलग तरीका लगा रहे हैं, ठीक है। जीरो एरर, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इनहेरेंट एरर। मैं आपको सब समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। ये एरर्स है बेसिकली, टाइप्स ऑफ एरर ऑन द बेसिस ऑफ इट। ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए, एक तो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब मतलब क्या हुआ, जिसका कॉज पता होना चाहिए, मतलब जिसका कॉज को पता है क्यों गलती हो रहा है, ठीक है। जैसे हम छोटा सा एक बात बताएं, जैसे 1 सेंटीमीटर का लाइन है, 1 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक, 5 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक। तो तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है कि जो स्केल का 0 होगा वो यहां होना चाहिए और 5 यहां होना चाहिए। तरीका ये कहता है ना, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं किए। हम ये किए कि हम यहाँ पे 1 रखे, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, तो ना घट के 5 हो तो 5 रहेगा, लेकिन आपको मेजरमेंट क्या शो कर रहा है 6। ये तो है तो गलत ना, हम सही कर लेंगे उसको, हम जानते सही कर सकते हैं, लेकिन जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो गलत कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका ये किस वजह से गलती होती है हमको पता है। आई बात समझ में? ये किस वजह से गलती हो रही है तो हमको पता है। तो दिस एरर इज अगेन व्हाट, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इनिशियली जो है वो 0 पे होना चाहिए, लेकिन ये 0 पे ना होकर ये 1 पे आ गया, तो वो 6 दिखाएगा। अगर ये 0 पे होता तो 5 दिखाता। आई बात समझिए? तो जिसका कॉज हमको पता है, वो सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक तराजू है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आजकल बहुत आता है। तो मान लीजिए उसमें से पहले से 10 किलो का बट्टा है, ठीक है, और 10 केजी को शो कर रहा है, और मान लीजिए हमारा वजन 60 केजी है, और हम उस 60 केजी नहीं है, मतलब 60 केजी मान लिए, तो 60 केजी और हम चढ़ गए, तो वो क्या दिखाएगा हमको 70 केजी। तो क्या मेरा 70 केजी है क्या? वो किस वजह से 70 केजी दिखा रहा है? क्योंकि 10 केजी पहले से उस पे है। तो हमको ये जो एरर आ रहा है हमको पता है कि किस एरर आ रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक एरर, ठीक। अब जैसे मान लीजिए दूसरा बात और देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ना एकदम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम एक स्केल बना रहे हैं, ठीक है, और उस स्केल से इसको मेजर किए 5 सेंटीमीटर वाले लाइन को, ठीक है, वहां पे मेजर किए। अब इस दोनों को उठा के हम ले गए टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और उसके बाद मेजर किए, तो क्या ये 5 आएगा? आंसर है नहीं आएगा, ये कुछ और आएगा। तो किस वजह से ये हो गया हमको पता है। तो वहां पे 20 डिग्री पे बनाए थे, वहां पे 50 डिग्री पे आकर एनवायरनमेंट तो चेंज हो गया ना, हम उसका कर कुछ नहीं सकते। हाँ, फिर से वापस इधर हम आ जाए, फिर से वापस अगर हम इस रूम में आ जाए, तो क्या फिर से वो 5 सेंटीमीटर दिखाएगा? तो हमको ये बात तो पता है कि कोई एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है। तो ये एरर के बारे में हमको पता है कि नहीं पता है, इसका कॉज पता है कि नहीं पता है, पता है। तो ये भी किस टाइप का एरर होगा, सिस्टमैटिक एरर होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके का। अच्छा, अभी मान लीजिए कि जैसे कुछ भी, जैसे हम कर लिए मेजर, ठीक है, और हड़बड़ी में हम उसको गलत देख लिए, हड़बड़ी में हम उसको क्या कर लिए, उसको गलत देख लिए, तो वो भी तो एक तरह का एरर है ना। हम ऑब्जर्व ही नहीं किए उसको, गलत देख लिए उसको, तो उस अब अभी देखें तो एरर है, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद हम आए तो नहीं, इतना तो नहीं हो सकता, फिर देखें, हाँ अच्छा उस समय गलती देख लिए थे। ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, हमको पता चल गया ना कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये भी किस टाइप का एरर हमको पता है इसके बारे में, तो ये कैसा एरर है, सिस्टमैटिक एरर, ठीक। अब जैसे कोई भी चीज प्रैक्टिकल कब लेके आते हैं, उसका पहले थ्योरी बनाते हैं, और थ्योरी बनाने के बाद ही हम आते हैं ना। तो थ्योरी के डेरिवेशंस वगैरह में ही अगर कुछ गड़बड़ हो गया, तो जो आंसर है वो खुद एरर के साथ है, तो आपका रिजल्ट कैसे सही आएगा? तो ये एरर किसके वजह से हुआ, थ्योरी की वजह से। तो हमको पता तो है ना कि थ्योरी में गलती हुआ है, तो ये भी किस टाइप का एरर हुआ, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसका कॉज हमको पता है। आई बात समझ में? उसके बाद है रैंडम एरर, जिसका कॉज हमको नहीं पता है। तो अब जैसे मान लीजिए तराजू है, हम 5 केजी का कुछ सामान उस पर रख रहे हैं, वो कभी 5 केजी दिखा रहा है, कभी 5 केजी 500 ग्राम दिखा रहा है, कभी 5 केजी 200 ग्राम दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है अपने आप से, कभी 4 किलो 900 ग्राम दिखा रहा है, कुछ भी दिखा रहा है अपने आप से, जिसका हमको कॉज ही नहीं पता चल रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो इस तरह का जो एरर है जिसका हमको कॉज पता ही नहीं है किस वजह से हो रहा है, ऐसे एरर को क्या बोलेंगे हम, रैंडम एरर बोलेंगे। ये
ठीक है, ये आप इसको इन दोनों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि वैसा एरर जिसका कॉज नहीं पता है वो है रैंडम एरर, और वैसा एरर जिसका कॉज पता है उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। लिख लीजिए इसको। ओके है, अब आते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो। ओके, अब सिस्टमैटिक एरर के चार प्रकार हैं, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और थ्योरेटिकल एरर। चार प्रकार के होते हैं ये मुख्य रूप से, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर का क्या मतलब होता है, अगर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, सपोज स्केल से अगर मेजर करें, स्केल ही खुद खुरदरा है, उल्टा ऊबड़ खाबड़ है उसमें, या उसमें जो लाइनिंग से जिससे हमको ऑब्जर्व करना है वही मिट गया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? तो उस टाइप का जो एरर आएगा इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। ओके, सिंपल है। एरर occurred in the instrument itself is called instrumentational error। इसको भी लिख लीजिए, error occurred in the instrument itself is called instrumentational error। ओके, अब इसका तीन प्रकार है। जीरो एरर, वही जीरो एरर था, मुझे करना चाहिए था यहाँ पे जीरो, तो आंसर आता 5, सही बात है। लेकिन अगर हम इसको 1 करें और इसको 6 करें, 1 आएगा तो ये तो 6 आएगा ना, गलत है ना ये, उसको बोलेंगे जीरो एरर। मतलब कोई भी मेजरमेंट करने से पहले हमको ये देखना होता है कि मेरा जो मीटर है वो पहले जीरो पे है कि नहीं है। आई बात समझ में? आप लोग घर में सबमर्सिबल यूज होता होगा, आप उसमें देखिएगा वोल्ट मीटर होता है या स्टेबलाइजर होता होगा। स्टेबलाइजर आप घर में यूज होता है, उसमें देखिएगा कि कुछ देर वोल्टेज कितना है, तो उसमें आपको जो पिन होता है वो बताता है ऐसे जाके कितना है। ये मान लीजिए 110 है, ये मान लीजिए 220 है, ऐसा ही मान लीजिए, हालांकि वो 100 के फॉर्म में होता है, तो मान लीजिए 100 है, ये 200 है, ठीक ऐसा, ठीक है। और ये जीरो है, ठीक है, तो इधर अपना या जीरो यहाँ शुरू या यहाँ शुरू हुआ, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है ना। ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, यहाँ से भी जीरो स्टार्ट होता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मान लीजिए ऐसा है, ठीक, तो इनिशियली वो किस पे रहेगा, इस पे। तो मान लीजिए आपके घर में 100 वोल्ट है, तो ये अगर हम लाइन ऑन किए और वोल्टेज 100 है तो वो इस पे आ जाएगा, तो समझ जाएंगे 100 है। आई बात समझ? लेकिन अगर ये पहले से ही 100 पे होता तो 100 वोल्ट और देने के बाद ये कहां चला जाता 200 वोल्ट पे, तो क्या ये 200 वोल्ट सही था क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं सही था? क्योंकि पहले वो जीरो पे था ही नहीं, इस वजह से वो प्रॉब्लम आया। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं? जीरो एरर। तो लिख लीजिए जीरो एरर, लिखेंगे जीरो एरर लिख के। बिफोर एनी मेजरमेंट, before any measurement, comma, we must check the instrument, we must check the instrument for its zero value, and if it is not so, comma, then the error comes in measurement, is called zero error। मैंने ये करा दिया, ठीक। लिखिए, अब आता है मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना तरीका है यूज करने का, कैसे उसमें से टाइम निकालेंगे, कैसे उसमें से कैसे उसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें हमको तो पता होना चाहिए, वो सारा तरीका, क्योंकि उस तरीके के हिसाब से आएंगे तभी सही से हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम तरीका ही नहीं उसका हम यूज करें तो मेजरमेंट गलत आएगा ना। वो किसमें आएगा? मिसयूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। इसमें भी लिखना है, लिख लीजिए
the process of measurement if the process of a measurement is not followed properly, then the corresponding error is called misuse of instrument error. तीसरा है इनहेरेंट एरर। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? पहले से मशीन हम खरीद के लेके हम पहले से ही एरर है उसमें, ठीक है। हम सपोज करें हम एक तराजू खरीद के लेके आए इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, और पहले से उसमें 5 ग्राम शो कर रहा है, हमको क्या पता उसमें क्या हो सकता है वो सही से कैलिब्रेट नहीं किया हो, सही से उसको कैलिब्रेट नहीं किया गया, सही से उसको ठीक पहले तो जीरो पे नहीं लाया गया होगा, हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट होगा, लेकिन ये हमेशा 5 ग्राम ही रहता है। हम अगर 500 ग्राम का चीज उस पर रखेंगे तो 505 ग्राम शो करेगा, लेकिन असली में कितना है वो 500 ग्राम। 2 किलो लगाएंगे तो 2 किलो 5 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एरर जो इनहेरेंट जो पहले से ही उसमें मौजूद है, जो पहले से ही एरर उसमें है उसको हटाया नहीं गया है, वैसे एरर को क्या बोलेंगे? इनहेरेंट। लिख लीजिए एरर, सॉरी लिख लीजिए if an instrument contains error from the time of manufacturing is called inherent error. ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए कि एक स्केल है, उसका लाइन हिट गया हुआ है, ठीक है, और फिर से हम उसको करेंगे, उससे मेजर करेंगे तो ये तो गलत ही आ सकता है ना, ठीक है ना। तो इस तरह के जो पहले से मौजूद होंगे वो इनहेरेंट एरर कहलाएगा। इन्वायरमेंटल एरर ये क्या है? लिखें, इसमें लिखेंगे एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट due to environmental changes is called environmental error, ठीक। लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए ऑब्जर्वेशनल एरर, इसमें लिख लें error in any measurement comes due to wrong observation technique is called observational error, ठीक है। theoretical error, error in any measurement comes due to error in theory, error in theory is called theoretical error, ठीक है। ये बेसिकली छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। चलिए, बेसिकली इन सारे एरर्स में जो आपको वैल्यू मिलेगा, याद रखिए दोस्तों, आपको एक ही वैल्यू मिलने वाला है। जैसे हमको कोई मेजरमेंट करना है, स्केल से मेजर करना है, तो हम जैसे वहां पे किया था 2 ± 0.1 सेंटीमीटर,
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसा नहीं है, हम अभी मेजर करेंगे तो कुछ आएगा, थोड़ी देर बाद मेजर करेंगे कुछ आएगा, थोड़ी देर बाद मेजर करेंगे कुछ आएगा। ऐसे एरर्स जो होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू नहीं आता है, हम क्या करते हैं 10-12 वैल्यू लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। 10-12 वैल्यू लेके उसका फिर एवरेज निकालते हैं। तब हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है एवरेज वैल्यू, फिर उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। इस जैसे आप नहीं करते हो, जैसे एक्सपेरिमेंट जाते हो लैब में करते हो कि एक पेंडुलम हो गया, उसका टाइम पीरियड निकालिए, ठीक है ना? तो अभी देखिए तो 1 सेकंड आ गया, कभी 1.01 सेकंड आ गया, कभी 1.02 सेकंड आ गया। तो हम ले लेते हैं बहुत सारा वैल्यू, फिर टीचर बोलते हैं कि आप उसका एवरेज निकालिए। तो क्यों एवरेज निकाले? क्योंकि ये जो एरर आ रहा है आपको, हर बार आप वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर बार अलग-अलग वैल्यू आ रहा है और उसका कॉस्ट भी आपको नहीं पता है। तो किस टाइप का एरर? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर के केस में वी शुड टेक द एवरेज वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितना ऑब्जर्वेशन हम करेंगे उतना एक्यूरेट मेरा वैल्यू होगा ऐसे केस में, ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं। और ऐड कर दीजिएगा इसमें। आपने यहां लिखा था इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, तो इसमें मैंने 3 लिखा है, 1 2 3, एक और लिख दीजिए लीस्ट काउंट एरर। इसको ऐड कर लीजिए। ये भी जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर, ये दोनों कैलकुलेशन में बहुत यूज होते हैं, इसलिए फिर लीस्ट काउंट एरर क्या होता है नहीं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बाद में, ठीक है? इसको बाद में समझ लेंगे मेजरमेंट के टाइम, ठीक है? लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है वो मिनिमम वैल्यू जैसे कि हम जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। जैसे हम बात करें आपका स्केल का सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है? 1 mm का। तो एक नॉर्मल रूलर जो आता है उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? 1 mm, ठीक है ना? याद रखिए, लिख लीजिए, ये एक्सप्लेन बाद में करेंगे, इसलिए अभी नहीं लिखा है, बट लिख कर रखिए, बाद में आपको समझा देगा, आपको समझ में आ जाएगा। एरर पर लिख रहा है तो यही लिख लीजिए, बता दीजिए। अब है ये सारे एरर्स पढ़ लिए हम। ये सारा था कि सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर के नोट करके लिख लीजिए। ये सारी बात लिखने के बाद नोट करके लाइन लिख लीजिए कुछ जो आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है? सिस्टमैटिक एरर्स आर रिपीटेटिव इन नेचर। ठीक है, ये बार बार रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो इसमें हमको बार बार वैल्यू लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? रिपीटेटिव नेचर, दैट्स वाई we will have single value for any measurement. Okay, दूसरा रैंडम एरर। These are non-repetitive in nature. Non-repetitive in nature. That's why we take number of observations and then take its average to get the basically आप ऐसा है to approach the actual आता है नहीं, actually approach हम करते हैं, approach the actual। ठीक है,
ठीक है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगा आपका, ऐसे करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये तो था आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जितना था थ्योरी जितना डेफिनेशन वगैरह था हम लिख चुके हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन पे। तब इसको नोट पे लिखिएगा। चलिए अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए टाइप्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस के लिए क्या होगा, कैलकुलेशन के बेसिस पे एरर को कैसे बांटा गया है मैं आपको बताऊं। एब्सोल्यूट एरर ये कैलकुलेशन की बेसिस पे है, वो थ्योरी की बेसिस पे था, ठीक है ना। उसमें एरर होगा किस टाइप का होगा, ठीक है ना, उसके कॉज के हिसाब से करने से, उस पे जो है वो टाइप ऑफ एरर बेस्ड ऑन इट्स कॉज, बेस्ड ऑन इट्स कॉज के हिसाब से था वो वाला पिछला वाला। ये वाला किस बेसिस पे है, कैलकुलेशंस के बेसिस पे है। तो एब्सोल्यूट एरर, फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर आता है आपका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, फिर आता है परसेंटेज एरर। ओके, एक एक करके सब देखेंगे। पहले देखते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। आज से दोस्तों एक बात तो समझ लीजिए, एब्सोल्यूट जहां आएगा ना, जहां भी एब्सोल्यूट आएगा वहां पे वो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। एब्सोल्यूट जहां कहीं भी आएगा, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो नेगेटिव नहीं जाएगा, वो जीरो से शुरू होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको काम आएगा ये चीज। चलिए एब्सोल्यूट एरर, जैसे एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इस वाले की कोई मेजरमेंट है, जैसे it is the magnitude of error in any measurement। कोई मेजरमेंट जो ये होता है उसका मैग्नीट्यूड उसी को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मेजरमेंट करा था पहले प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो ये 0.1 क्या था, इसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस 0.1, नहीं, गलत कर रहे हो, 0.1 एब्सोल्यूट एरर है, उसका पॉजिटिव पार्ट मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक नंबर -2 सेंटीमीटर कुछ होता है क्या, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। पहली बात तो ये, जैसे मान लीजिए अगर हम 2 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, ठीक, मेरे पास जब हम एक्चुअली उसको चेक किए तो 2.1 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक, तो हम कितना का एरर बोलेंगे, 0.1 का। अगर हमको 1.9 सेंटीमीटर आ गया, अगर हम चेक किए उसको अच्छे से, उसको चेक किए तो 1.9 सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर नहीं था, तो एरर कितने का आएगा, -0.1 नहीं बोलेंगे, उसको 0.1 सेंटीमीटर का एरर बोलेंगे, ये आप याद रखिएगा। उसी को बोलते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। आई बात समझ में, यही एब्सोल्यूट एरर। तो लिखने का तरीका क्या है, नोटेशन जैसे x को लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। ये x क्या है, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ये है आपका एब्सोल्यूट एरर, x प्लस माइनस डेल्टा x।
तो डेल्टा एक्स जो होगा वही एब्सोल्यूट एरर है आपका। ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे लिख लें, नोट में कहीं पे। अच्छा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये किस में होगा? ये भी सेंटीमीटर में होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर हैव सेम यूनिट एज ऑफ ट्रू वैल्यू। याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो सिस्टमैटिक एरर आता है उसमें एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर आपसे पूछेगा। इस वाले एक हम देखिए मेजरमेंट है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड 2 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, ये ऐसा आ गया, ठीक। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट, अब जैसे मान लीजिए कुछ भी जैसे मान लीजिए फोर्स दे दिया गया 2 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन, 0.2 क्या है? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में एक ही वैल्यू प्रोवाइड किया गया, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए गए हैं कि 10 बार किया गया है, अब ये आया, अब ये आया, अब ये आया, अब ये नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या समझोगे कौन सा एरर है? सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर जब भी आएगा सिस्टमैटिक एरर का, वो एक ही आएगा, ठीक है ना, सिस्टमैटिक एरर का। लेकिन जब रैंडम एरर की बात करेंगे तो उसमें हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे और हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर आएगा, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर रहेगा। और अगर हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ एरर रहेगा तो उसका हमको एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसको पढ़ेंगे इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो टॉपिक लिखिए मीन एब्सोल्यूट एरर। ये किसमें था? एब्सोल्यूट एरर में। अब दोस्तों वीडियो पॉज करके लिख लेना, ओके। चलिए अब आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, it is the averaging of absolute errors ठीक है। in absolute errors it is mainly used for रैंडम एरर, ओके। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिए, फॉर एग्जांपल आप गए क्लास में एक्सपेरिमेंट करने और आपको टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का, ठीक है। तो आपने अपना तैयार कर लिया, एक पेंडुलम करके ऐसे करके तैयार कर लिया, लेंथ ले सब आपने मेजर कर लिया। ये जी लेते हैं और ये इधर गया और फिर इधर आके एक टाइम पीरियड बोलते हैं ना, तो वो टाइम पीरियड निकाले आप, ठीक है। आपके पास घड़ी है और आपने निकाला, जैसे आपने निकाला टाइम पीरियड, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, चलो ये रखी है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड एक बार आया 1.50 सेकेंड, ये सेकेंड में, फिर आया 1.51 सेकेंड, फिर आया 1.49 सेकेंड, कुछ भी आ सकता है ना, फिर आया 1 कुछ भी ले लो 50 सेकेंड, ऐसा है, ठीक। कर सेकेंड लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर लिख दो, ऐसा आ गया, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि सब में एरर कितना है, ठीक है ना, यानी कि आपसे पूछा क्या गया, ये देखिए ऐसा है, आप इसको ऐसे नंबर पे कर लीजिए, ऐसे नंबर इस तरह का सवाल दोस्तों पूछा गया होगा एग्जाम में 1 2 3 4 ऐसे नंबर सीरियल नंबर, ठीक। तो ये क्या है T1, ये T2, ये T3, T4। अब मुझे डेल्टा टी निकालना है, इसमें डेल्टा टी क्या होगा?
तो डेल्टा टी होगा टी मीन, इसको बोलते हैं मीन, ये मीन का साइन है, ये वाला टी एन माइनस टी मीन। टी मीन को आप ऐसे कर लीजिए, ये टी मीन का साइन है, इसके ऊपर में एक डैश है तो मीन का साइन है। तो ये घटा के हम इसमें एरर लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, ये आएगा डेल्टा टी क्या एन, पहला दूसरा इसके। चलिए इसको यहां करते हैं, यहां देखिए टी मीन कितना होगा, सबसे पहले तो टी मीन निकालना पड़ेगा। तो टी मीन कितना आएगा, टी मीन आएगा कैसे निकालते हैं, t1 प्लस t2 ओके। सो इसका एवरेज निकालते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस, आपने तो बचपन में पढ़ा होगा एवरेज निकालना, डिवाइडेड 5, इसको करेंगे t मीन, लग गया 1.50 1.51 1.50 प्लस 1.51 प्लस 1.49 प्लस 1.4 ही है, 4 बहुत ही 1.50 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, ये आएगा आपको 1.50, कर लीजिएगा, ठीक है, 3 से आ गया, ठीक है। अब सब में से आपको घटाना है डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी 1, तो t1 माइनस टी, ये t1 है ना, तो t1 माइनस टी मीन, तो t1 कितना है 1.50 और t मीन कितना है 1.50, तो कितना है घटा के 0, फिर डेल्टा t2 1.51 माइनस 1.50 कितना आएगा 0.01, और ये भी किसमें आएगा, तो सेकंड में ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब इसमें कितना है डेल्टा t3, हाँ अब बोलोगे -1 आएगा, आंसर कहीं मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट हमेशा कभी माइनस नहीं होता है, यहां भी क्या लिखेंगे, क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू, मॉड लगा दीजिए, ठीक है ना, वो सब पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पे कितना है 0.01, और यहां डेल्टा t4 कितना है, तो 0 ही, मॉड लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक। चलिए बहुत अच्छा, अब जो है हमको क्या निकालना है, चलिए इतना हो गया इसका सवाल, क्या पूछा गया कि फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर, हम तो यहां तक तो निकाल सकते हैं, देख लीजिए पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, पढ़िए मीन किसका, एब्सोल्यूट एरर का, इसका एब्सोल्यूट एरर यही है ना, बस निकाल दीजिए, तो डेल्टा टी, चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यही है उसका मीन, मीन निकालने का एक तरीका है, मीन या फिर ब्रैकेट ऐसे करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें करना क्या है, तो डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 प्लस डेल्टा t3 प्लस डेल्टा t4 डिवाइडेड बाय 4, ये हुआ आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर उसका मीन, ठीक है, बस निकाल दीजिए। तो डेल्टा t कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये तो 0 0 और 0.1, बाकी सब तो 0 है, 2 है 0.01 अब प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया 0.02 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो गया, 0.005 आई थिंक, हां ठीक, आई बात समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, अगर हमसे पूछा गया कि बताइए भाई, अब उस पेंडुलम का तो एक ही टाइम पीरियड होगा ना, हम एवरेज निकाल के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, कितना टाइम पीरियड है, तो उसका लिखने का तरीका ऐसे है, टाइम पीरियड, तो पहले लिखेंगे उसका मीन वैल्यू, पहले लिखेंगे मीन वैल्यू, या फिर ऐसे लिखिए या इधर में tm कर दीजिए, दोनों चलेगा, प्लस माइनस डेल्टा tm, ठीक है।
तो उसका टाइम पीरियड आपको कितना लिखने को मिला, तो टीएम कितना आया था 1.50 और प्लस माइनस 0.00, ये है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा गया था, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ वैल्यू था 1.6 करके था, 1.60 1.62 ऐसे करके निकाला, तो मीन एब्सोल्यूट एरर बस पूछा था, तो उसमें आंसर ये था बस। ठीक है, खैर ये वाला। अच्छा, अब इसमें कोई पूछते कि मीन एब्सोल्यूट एरर का यूनिट क्या होता है, तो वही यूनिट होता है जो इसके मीन वैल्यू का होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, इट हैज आल्सो अ यूनिट ऑफ इट्स मीन वैल्यू, लिख लीजिए। इसमें सिंपल सवाल है, खाली निकालना आपको आना चाहिए, खाली अगर हम माइनस मत कर दीजिएगा, बस यही गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, ओके, सो रब कर दीजिए। अब आते हैं रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर, अब ये रिलेटिव एरर क्या है, कि बेसिकली रेशियो है। ठीक है ना, देखिए, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है ना, ये एक रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर x की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है ना, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर जो होगा वो होगा डेल्टा x एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ये है रिलेटिव एरर। आई बात समझ में? किसी भी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ओके, कोई पूछे रिलेटिव एरर का क्या होता है यूनिट, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता है, परसेंट निकालना तो जानते हो ना, डेल्टा x अपॉन x इनटू 100, खत्म। इट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ एरर इन एनी मेजरमेंट। जैसे इसको लिखने का तरीका ऐसे है, परसेंटेज कितना होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसा ही x प्लस माइनस डेल्टा x है, तो क्या लिखेंगे, कितना आएगा डेल्टा x ओरिजिनल वैल्यू x इनटू 100। ठीक है ना, ये आप ये भी बोल सकते हो सर परसेंटेज एरर जो है क्या वो रिलेटिव एरर इनटू 100 है क्या? हाँ, आई बात समझ में? तो परसेंटेज एरर दिया हुआ है, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, रिलेटिव एरर निकल जाएगा। इज दिस ओके? तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है।
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सारी बातों पर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए इसमें, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है जो कि एकदम फ्री में बांटा रहता है। बच्चा अगर ठीक से थ्योरी पढ़ा है तो आराम से कर लेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है सर ये दो जगह पढ़ने का क्या जरूरत है? तो कोई जरूरत नहीं है। ये नोमेनक्लेचर्स मतलब रिप्रेजेंटेशंस के लिए दो पढ़ते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक मेजरमेंट है एक लाइन का जो कि 2 ± 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये कौन सा है? एब्सोल्यूट की रिलेटिव कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये सुनने वाली बात है। लिखिए इसको, चलिए अब करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक मेजरमेंट है जो कि 2 ± 0.1 सेंटीमीटर है। मुझे ये बताइए 0.1 क्या है? एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? कैसे पहचानेंगे दोस्तों? ऐसे फॉर्मेट में जो आएगा ना ये हमेशा एब्सोल्यूट ही होगा, ये याद रखिएगा, ये एब्सोल्यूट ही होगा। तो सर अगर रिलेटिव एरर दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? तो रिलेटिव एरर जब भी आपको दिया रहेगा वो परसेंटेज में दिया रहेगा। मान लो ऐसा है और ये दिया हुआ है 5%, ये सेंटीमीटर। अगर ये परसेंटेज के साथ है तो आपको क्या देना चाह रहा है? ये रिलेटिव एरर देना चाह रहा है। तब ये क्या देना चाह रहा है? ये रिलेटिव एरर परसेंटेज में चल रहा है, क्योंकि परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते तो रिलेटिव एरर नहीं निकल जाता है, निकल जाता है ना। अगर परसेंटेज में दिया रहे तो समझ लीजिए आपको इंफॉर्मेशन किसका मिला है? रिलेटिव एरर का। और डायरेक्ट अगर इंफॉर्मेशन मिला है तो किसका इंफॉर्मेशन है? एब्सोल्यूट एरर का। तो नोट में लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा। नोट कर, जब भी हम बोले ऐसा नोट कर, तो नोट करके यहां पे लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखे नोट में, इफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, if the representation of error is in percentage format, comma, then relative error is given. ठीक है। दूसरा लिखिएगा, if error is given without percentage format, in any question, comma, it is absolute error. ओके, चलिए। ये कंडीशन दोस्तों दिया 2 ± 5% सेंटीमीटर। ये अगर इससे बोला कि एरर कैलकुलेट कीजिए तो कर लीजिए। तो हमको पता है कि परसेंटेज एरर क्या होता है, दैट इज डेल्टा x अपॉन x इनटू 100, ठीक है। अब लिख लेंगे ये परसेंटेज एरर कितना है? 5। कितना है? 5। डेल्टा x को यही निकालना है, x कितना है? तो 2 और इनटू 100, ठीक है। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा? 5 × 10 बटा 100। तो डेल्टा x कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या है? परसेंटेज एरर। बट परसेंटेज एरर से क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव एरर। डेल्टा x अपॉन x बराबर 5/100। इसका अपना रिलेटिव एरर कितना है? क्या मतलब है? क्या हम बात सवाल पूछ रहे हैं? तो डेल्टा x अपॉन x बराबर 5/100, दैट इज 0.0। आइएगा समझ में? ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये थोड़ा नॉलेज था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, मतलब इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स जो आ सकता है आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।